तो एक बार फिर से हम अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर है उसको कवर कर लिया है, ठीक है। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर को। तो इकोनॉमिक्स जो है ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरे हिसाब से 7 से 8 क्लासेस में आपकी जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो पहली क्लास में हमने बेसिक चीजें देखी थी, जिसमें हमने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टाइप्स देखे थे, जिसके अंदर हमने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड जो है इकोनॉमी है इनको देखा था। फिर अपने जो इसके क्षेत्र थे उनको डिवाइड कर रखा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, इनको देखा था। उसके बाद हमने देखा था प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं और आपकी जो है जो पब्लिक गुड्स हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। तो जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स जो है वो आती है, तो आप हमारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। और आप एक क्लास को देख के देखो, आज तक आपने बेशक इकोनॉमिक्स कहीं से भी पढ़ी हो, कितने भी बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ी हो, कैसे भी पढ़ी हो, अगर आपको इकोनॉमिक्स से समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से जो है समझाया है कि आपको एक ही बार में इकोनॉमिक्स आपके भेजे में बैठ जाएगी। क्लियर। और ये क्लासेस मैं स्पेशल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ले रहा हूं, लेकिन अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा ऐसा है जिसको इंग्लिश में दिक्कत है ना, कई बार ऐसा होता है बच्चे की इंग्लिश वाले को इंग्लिश में दिक्कत हो जाती है कई बार, तो आप इसको मेरे साथ यहाँ पे हिंदी में भी समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदी को मैं प्योर हिंदी में समझा रहा हूं, नहीं, यहाँ पे मिक्स लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें आपकी बुद्धि में जो है वो बैठ सकें, ठीक है। चलिए, तो क्लासेस को भैया शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 2 पे आ गए हैं और यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्व को। देखो, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसके टर्म्स जो है, शब्दावली जो है, वर्ड्स जो है वो कुछ ऐसे हैं कि बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आते हैं। तो बस आपको क्लास को उस वर्ड को थोड़ा सा दिमाग में 2-3 बार रिवाइज कर लेना है, आपको याद हो जाएगा। बाकी आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल मैं बेसिक से समझाऊंगा और इस तरह से समझाऊंगा कि लोग अपने पेड कोर्सेज में भी आपको इस तरह से नहीं समझाते होंगे, ठीक है। चाहे कितना भी बड़े आप जो नाम है ना, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, कितना भी बड़ा नाम हो बेशक किसी का, ठीक है, लेकिन कई बार वो भी जो है बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक टीचर बार बार पढ़ाते थक जाता है, तो वो बस ये सोचता है जल्दी से बस ये टॉपिक खत्म हो जाए, खत्म करूं कहानी, है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं हर बार जब भी पढ़ाता हूं बिल्कुल बेसिक से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 2। और ये जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे किसको, प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, कर्व के बारे में, यानी कि पीपीएफ के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। यहां पे बेसिकली हम एक कर्व बनाएंगे, एक तरह से एक आप बोल सकते हैं एक ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ के बेसिस पे जो है हम यहाँ पे किस तरह से वो ग्राफ जो है प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, किस तरह से हम पता लगाएंगे कितना प्रोडक्शन हो सकता है, कितना क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पीपीएफ है, इसके अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि पीपीएफ क्या है। पीपीएफ एक ग्राफ है जो बताता है कि अगर कोई इकोनॉमी अपने सभी संसाधनों का क्या करे, उपयोग करे, तो अधिकतम कितना उत्पादन कर सकता है। भाई जैसे मान लो ये कहना चाहता है कि भाई कोई भी कंट्री है, कोई भी पर्सनल व्यक्ति है ना, कोई भी फैक्ट्री है, वो उसके पास जितने भी मतलब संसाधन है किसी चीज को बनाने के लिए, जैसे एक कंपनी है उसके पास भाई वो कार बनाती है, और कार बनाने वाली कंपनी के पास जो भी कार को बनाने के लिए जो भी मटेरियल है ना, भाई किसी के पास डोर हो गए, गाड़ी के हेडलाइट्स हो गई, इंजन हो गया, टायर हो गए, पता नहीं क्या क्या चीजें लगती है, ठीक है। तो जितने भी उसके पास संसाधन है, उन संसाधन का उपयोग करके ये बोल रहा है कि इकोनॉमी में सभी संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम कितना उत्पादन आप कर सकते हैं। यानी कि कार बनाने वाली कंपनी अपने पास, उसके पास जितने भी उसके पास कार बनाने के लिए जो संसाधन है, उनका उपयोग करके वो अधिकतम कितनी कार बना सकती है, कितना प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। ये चीज हम इस कर्व के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी कर्व जो है वो आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। ये जो कर्व है, यहीं पे जो है ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। अभी कैसे कैसे होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लास में सिखाने वाला हूं, ठीक है। पहले देख लो, ये जो कर्व है ये इस तरह से आपकी बनती है, क्लियर। पेपर में कर्व तो डायरेक्ट नहीं आती है, लेकिन ये पीपीएफ का नाम दे करके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है वो, ठीक है। तो किस तरह से चीजें यहाँ पे काम करती है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से चीज आपको देखनी है, अगर आप कहीं इस बिंदु पे है, देखो ये जो लाइन है ना, हट जा भाई, ये जो लाइन है, इस लाइन पे कहीं पे भी, इस लाइन पे कहीं पे भी आप अगर हैं किसी भी बिंदु पे, या कहीं पे भी, कहीं भी बिंदु बना लो एक, अगर कहीं पे भी आप हैं, ठीक है, तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है
कि कर्व पर, ये वाली जो कर्व लाइन है, इस लाइन पर अगर आप हैं तो इसका मतलब है कि संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है, आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, मतलब कोई चीज खराब नहीं हो रही है, ना तो ज्यादा है चीज ना कम है, बिल्कुल एक्यूरेट चीजें चल रही हैं आपके संसाधनों के हिसाब से। ठीक है, आपके संसाधनों के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट चीजें चल रही हैं। यहाँ पे ये वाला जो कर्व है, यहाँ पे ये वाली चीजें आपको देता है। ठीक है, अगर आप इस कर्व पे कहीं पे भी हैं, यानी कि आपके पास जो काम को, मतलब ये जैसे मालूम है गाड़ी का एग्जांपल लिया था, तो आपकी गाड़ी को बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो भी संसाधन हैं, उनका पूरा यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं, अच्छे तरीका से काम हो रहा है, मतलब कोई भी चीज कम नहीं है ज्यादा नहीं है, आप ठीक है एक्यूरेट जो है यूज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो है, इसमें दूसरी चीज क्या कह रही है आपको, दूसरी चीज आपको ये कह रही है, क्या कह रही है भैया, दूसरी चीज कह रही है कि अगर आप कर्व के नीचे हैं, यानी कि कर्व के नीचे की तरफ कहीं भी हैं, यहां है यहां है यहां है, कहीं भी अगर आप हैं इसमें कर्व के नीचे अगर आप कहीं भी हैं, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके जो संसाधन हैं उनका उपयोग, संसाधनों का कम उपयोग हो रहा है, इनएफिशिएंसी को दिखा रहा है, प्रोडक्शन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भी संसाधनों का जो है उपयोग कम आप कर रहे हैं या कम हो रहा है, ये वाला जो है अगर आप कर्व के नीचे हैं ये शो करता है। पेपर में ऐसे ही आता है, अगर आप कर्व के नीचे तो क्या शो करेगा, आप कर्व के ऊपर है तो क्या शो करेगा, कर्व के ऊपर है तो क्या शो करेगा, ये चीजें जो है पेपर में ऐसे पूछी जाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट। दूसरा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर आप कर्व के ऊपर हैं तो क्या बोल रहा है, अभी संभव नहीं है, मतलब क्या कहना चाहता है, संसाधन तो आपके पास इतने हैं और आप चले गए यहां पे, तो मतलब आपके पास ये लगा लो कि आपके पास गाड़ी बनाने के लिए तो सामान था 20 गाड़ियों को बनाने का, है कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 25 गाड़ियों को बनाने का, ऐसा लगा लो एक तरह से। ठीक है, सामान तो था 20 को बनाने का, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 25 को बनाने का, तो क्या बना दोगे, नहीं बना पाओगे, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये काम जो है करना संभव ही नहीं है, क्योंकि भैया लिमिटेड हो जाओगे आप रिसोर्सेज की वजह से। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्स है ही नहीं, इतने संसाधन ही नहीं है कि आप 25 गाड़ी बना सको। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड है भैया आपके पास, आप बस इतना ही काम कर सकते हैं, इतना। ठीक है, ये जो लाइन एक तरह से लगा लो, ये लाइन आपके संसाधनों को दिखा रही है, आपके पास इतने संसाधन है। अगर आप इस लाइन से नीचे हैं, यहाँ पे कहीं आपका प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपके संसाधन तो इतने सारे हैं लेकिन आप इतना सा यूज कर रहे हैं बस, इसका मतलब आप पूरी तरह से एफिशिएंसी नहीं निकाल रहे हैं, आप संसाधनों का पूरे उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप कहीं यहाँ पे हैं तो भी आपके पास तो इतना माल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप, इसका मतलब यह है कि इस लाइन पे कहीं भी हैं, अरे भाई आजा कहां गई, अगर आप इस लाइन पे कहीं भी हैं, इस लाइन पे, ये आपकी किसकी लाइन है, संसाधनों की लाइन, आप ऐसा लगा सकते हैं, ये आपके हैं संसाधन, क्या है आपके, ये आपके संसाधन है। अगर आप इस लाइन पे कहीं भी हैं तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट पे हैं, एकदम एक्यूरेट काम चल रहा है, संसाधनों के सामने से प्रोडक्शन एक्यूरेट है एकदम। ठीक है, अगर आप कहीं पे यहाँ पे हैं, 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 यहाँ पे कहीं पे भी हैं, यानी कि इस लाइन के पीछे हैं, कहीं पे भी आप हैं, तो देख संसाधन तो इतने सारे हमारे पास, लेकिन हम तो भैया देखो अब यहाँ पे है तो कम यूज कर रहे हैं ना, कम यूज कर रहे हैं ना संसाधनों को भी, इतने सारे हैं यूज कम कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्शन लेवल कम है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप कहीं पे यहाँ पे हैं, अभी संसाधन तो इतने हैं, ऑर्डर इतने सारे ले लिए आपने, यहाँ पे आगे कैसे जाओगे, इतनी तो आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो इसका मतलब है ऐसा हो नहीं सकता, आप लिमिटेड हो आप, क्योंकि आपके संसाधन भी लिमिटेड है, उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कर्व है ये आपको इस तरह से जो है देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, आपके पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा कितना उत्पादन कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये कर्व आपको ये वाली चीजें जो है वो सिखाता है। ठीक है, पीपीएफ आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या कहना चाहता है, लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत आप इसको हिंदी में कहते हैं। अब देखो ये पीछे ये चीज क्लियर हुई ना, मैं आपको ऐसे ही सारे जो इकोनॉमिक्स है पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, बट ध्यान से आप देखना, जिन बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता है, क्योंकि सबका दिमाग एक सा नहीं है, तो जिनको समझ में नहीं आता है वो क्लास को दोबारा देख लेना, दोबारा 100% आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मुंडी तो है हमारी यहाँ सर के पास है यहाँ, और दिमाग घूम रहा कहीं और, तो अच्छा दोस्त उसको लेके जा रहा होगा भैया, है पकड़ लूंगा आज तो उसको जरूर मैं, है ना। तो मतलब जब आपका दिमाग यहीं पे होगा तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन खाली आंखें यहाँ है दिमाग कहीं और है, तो फिर 2 बार में 3 बार आपको देखना पड़ेगा तब क्लियर होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, अब ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये है क्या, ये कहना क्या चाहता है भाई, ये कहना ये चाहता है, आपको बहुत देहाती एग्जांपल में मैं समझाऊंगा। एक आप हो और एक आपका दोस्त है, ध्यान से सुना, एक आप हो और एक आपका दोस्त है। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल बहुत मजेदार एग्जांपल मैं लेने वाला हूं। ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो ये हो भैया आप, ठीक है,
ये है आप, ये है आपका दोस्त, ये क्या है, ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है, इसका नाम है, ये है मेल, ठीक है, मेल, ठीक है। अब गलती से एक लड़की जो है, एक लड़की जो है वो और आपकी लाइफ में आ जाती है, आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। ये है कोई लड़की, ये आपकी लाइफ में, आपका दोस्त आपके साथ 20 सालों से है, ठीक है। अभी आप फिलहाल 25 साल के हो, यानी कि 5 साल के से आपके साथ है। ये अभी आई है 1 साल की, 1 साल हुआ है बस इसको अभी जिंदगी में आपके में आए हुए, ठीक है। अब भैया आप इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, इस पे आप दिन में सुबह शाम दोपहर 4 मतलब 24 घंटे, तो ये लगा लो 30 घंटे आप इससे बातें कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली मान लो 24 घंटे हैं तो 20 घंटे आप इसी के साथ बिता रहे हो, सो भी नहीं रहे हो, क्लियर। अब आपका जो दोस्त है उसको हो जाती है चिढ़ कि भाई ये तो मुझे छोड़ रहा है, उसको ज्यादा गोर दे रहा है, तो अब आपको ये दोस्त जो है आपका जो दोस्त है वो क्या बोलेगा, आपका दोस्त बोलेगा कि भाई देख, या तो तू मेरे संगी रह ले, चवा के संगी रह ले, ऐसी बोलेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको मान लो छोड़ देते हो, इस लड़की को, ये दोस्त मान लो इसको बेला फुसला लेता है, ऐसी तो और मिल जाएंगी, फलाना दिखाना, मैं थोड़ी मिलूंगा दोबारा, है मैं बचपन से हुए तेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसको छोड़ देते हो, मान लो आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है, आप अपने दोस्त को अपना लिया, भाई हाँ ठीक है, तू ही रहेगा मेरे साथ तो बुढ़ापे तक, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो लड़की है, ये लड़की भाई आपसे चली गई, अब आपने इसको छोड़ दिया तो चली गई, और जब ये चली जाती है, लेकिन आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी ना कि भाई आप इसके साथ भी अपना जो है रिलेशन जो है वो बनाकर रखें, है ना, ये अपॉर्चुनिटी थी। तो यही एक तरह से आप इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से आप इसको जान सकते हैं कि आपको, अगर आप एक साथ दो चीजों को नहीं लोगे, एक चीज को अगर आप लोगे तो दूसरी चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इसको जो है अपनी जिंदगी में लाओगे तो फिर आपको अपने दोस्त को छोड़ना पड़ेगा, मतलब किसी एक चीज को अपनाने के लिए दूसरी चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, अवसर लागत जो है हम कहते हैं। दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, एक के लिए दूसरे को छोड़ना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज इस तरह से आप इसमें देखोगे, ठीक है भाई। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, जब हम किसी एक विकल्प को चुनते हैं तो हमें दूसरा विकल्प क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। दूसरा विकल्प क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। एक साथ एक को ही ले सकते हैं हम, ठीक है। जो सबसे अच्छा आपने विकल्प छोड़ा है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कहते हैं। सबसे अच्छा जो आपने छोड़ा है, बेहतरीन जो था, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव था उस चीज का, आपने उसको छोड़ा है, तो उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कहते हैं। क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कहते हैं। अब आप समझ लो इकोनॉमिक्स की भाषा में, ये मैंने आपको समझाया था, देहाती भाषा में दिमाग में बैठ गया होगा। जब एक किसान, मान लो आपके पास एक खेत है, एक खेत है, अब आप उसी खेत में आप गेहूं भी बोना चाहते हैं, आप धान भी बोना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कैपेसिटी है कि आप ये दोनों को बो सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही बोएगा। अगर मान लो आपने गेहूं को बो दिया तो आपने किसकी अपॉर्चुनिटी खो दी, धान की खो दी है। लेकिन अगर आप धान बोते तो गेहूं की खो जाती। एक बार में एक ही ले रहे हैं, यानी कि एक चीज को ही अपना सकते हैं एक बार में, और उस चीज के लिए दूसरी चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसी चीज को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपने लिए आपको अपने दोस्त के लिए या तो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा जो अल्टरनेटिव था, अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं, क्लियर। कुछ के बाद आती हैं कुछ फ्री गुड्स। फ्री गुड्स का मतलब होता है, पहले गुड को समझ लो, गुड क्या है। ये जो गुड लिखा हुआ है ना, गुड, इसका मतलब होता है अच्छा, लेकिन जब मैं लिख रहा हूं एस लगा के तो इसका मतलब होता है वस्तु, इसका मतलब होता है वस्तु, और इसका मतलब होता है अच्छा। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो फ्री गुड्स लिखा हुआ है, गुड्स मतलब वस्तुएं, क्लियर। तो फ्री गुड्स कौन सी होती हैं, फ्री गुड्स में है जो भी फ्री में उपलब्ध है, हमारे वातावरण में है। आप ऊपर नीचे कहीं भी चले जाओ फ्री में मिलेंगी। जैसे क्या क्या हो गया, वायु हो गई, हवा जिसको बोलते हैं, सूर्य की रोशनी हो गई है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं। यानी कि इनमें हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ छोड़ने की जरूरत है क्या हमें, भाई मुझे हवा लेने के लिए क्या किसी चीज को त्यागना पड़ेगा, नहीं, नॉर्मल वैसी मिल जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसी चीजों पे क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। हवा, सूरज की किरणें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वातावरण में फ्रीली मिलती हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, फ्री की वस्तुएं बोलते हैं, फ्री गुड्स बोलते हैं। फ्री की वस्तु बोलते हैं, फ्री गुड्स बोलते हैं। इसके बाद बारी आती है यूटिलिटी की। ये टर्म मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे काम आएंगी। यूटिलिटी क्या होता है समझो। यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, बस इस डेफिनेशन को पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ते ही समझ में आने वाली है। मैंने इस तरह से इन चीजों को लिख रखा है, ठीक है। आप डेफिनेशन पढ़ोगे, पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। देखो साइड में हो जाता हूं, पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है, किसी वस्तु को उपयोग करने से सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि
या बेनिफिट मिले उसी को यूटिलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये कहना चाहता है, आपने कोई चीज है भाई, आपको किसी चीज का करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, ऐसे पता नहीं क्या क्या करने का मन करता है आपका, लेकिन मान लो आपको किसी चीज का खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, ठीक है, और आपने उस चीज को खा लिया। अब खा के बोलते हैं भाई वाह आत्मा तृप्त हुई है मेरी, तो है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब किसी चीज को इस्तेमाल करके, किसी चीज का उपयोग करके हैं, आपको जब आत्मा आपकी तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाओ आप पूरी तरह से, सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए किसी चीज को यूज करके, हैं, तो उसी को आप एक तरह से क्या बोल देते हैं, यूटिलिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूटिलिटी आप बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यूटिलिटी को आप दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है कार्डिनल और एक होती है ऑर्डिनल। ये एडजेक्टिव है दोनों, ठीक है, एडजेक्टिव में भी दो तरह के होते हैं। आप इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं तो एडजेक्टिव में भी आप ये चीजें पढ़ोगे, ठीक है। एक कार्डिनल होती है, एक ऑर्डिनल होती है। कार्डिनल वो होती है जिसमें गणनात्मक चीजें आप देखते हैं, और ऑर्डिनल वो होती है जिसमें क्रम में दिखाते हैं, क्रम में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे दिखाते हैं। देखो, यूटिलिटी को संख्या में मेजर करना, किसमें मेजर करना है, संख्या में मेजर करना, जैसे 10 20, अब यहां पे यूनिट कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये सब क्या होती हैं, कार्डिनल होती हैं। और ऑर्डिनल कौन सी होती हैं, जब आप क्रम में बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पहला दूसरा ऐसे इस तरह से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्लियर। तो इस तरह से आप जो है यूटिलिटी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल आपको होता है जब 10 20 30 ऐसे दिखाते हैं संख्या में, और इसमें होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आता है आपका ऑर्डिनल के अंदर, ठीक है। तो यानी कि जिस चीज को इस्तेमाल करके आपको पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आप पूरी तरह से जो है संतुष्ट हो जाओ, हैं। वैसे मनुष्य संतुष्ट होता नहीं है, पर फिर भी 10-5 मिनट के लिए तो हो ही जाता है, ठीक है, या उस दिन के लिए हो जाएगा, अगले दिन फिर उसको वही चाहत हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी चीज का जब आप सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाता है उस चीज से, तो उसी को आप यूटिलिटी बोल देते हैं, ठीक है। और फ्री की गुड्स मैंने आपको ऊपर समझाई दी है, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आती है मार्जिनल यूटिलिटी। अभी यूटिलिटी हमने देखा, संतुष्ट हो गए, ठीक है। अब इसमें आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, मार्जिनल वाले को। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, ये यूटिलिटी कुछ ऐसी यूटिलिटी है, कुछ ऐसी चीज है भाई, मैं जैसे आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा था रसगुल्ले खाने का, अब आपने रसगुल्ले को खा लिया, ये देखो रसगुल्ला खा लिया, पहला वाला खा के मजा आ गया है, अब दूसरा खाओ, फिर तीसरा खाओ, फिर बोलोगे अरे ले जा भैया कब तक खाऊंगा मैं इनका, फिर खाते रहो 4 5 6 7 8 खा लो। अब जैसे आप खाओगे बोलोगे भाई इसको ले जाओ यहाँ से, अब मेरी संतुष्टि पंतुष्टि सब खत्म हो गई है, अब इसको ले जाओ, मैं जिक गया हूं, है ना, अब मेरा नहीं कर रहा मन खाने को। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी चीज का ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा यूजित कर रहे हैं आप, है ना, तो आपका मन हट जाता है ना। कोई भी चीज आप ज्यादा यूज करोगे, आप देखो आपका मन हट जाएगा उस चीज से, ठीक है। वही चीज हम मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक अतिरिक्त या एक्स्ट्रा यूनिट का, ठीक है, या वस्तु का लेने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। अब यहां पे इसको ढंग से समझो, डिमिनिशिंग वाले को, किसी वस्तु की ज्यादा यूनिट लेते हैं, ठीक है, जब आप ज्यादा यूनिट लेते हैं कि ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है, घट जाती है थोड़ी सी, ठीक है। भाई एक आपने खाया कोई दिक्कत नहीं है, 2 खाया तब भी इतनी दिक्कत नहीं है, तीसरा खाया थोड़ा दिमाग, हाँ भैया फुल हो गया दिमाग, है ना, फिर चौथा भी खा रहा है, फिर दिमाग खराब हो जाएगा, भाई खाते जाऊंगा क्या, 5वां खा लिया 6वां खा लिया, यानी कि अब आपकी जो है घटनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, डिमिनिशिंग हो गई है, इसका मतलब है घटना, एक तरह से आ गया भाई घटना, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं घटना, क्लियर। चलिए, और यहाँ पे जो मार्जिनल है इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आप लेते हैं, बस जितना आपने खाया उससे एक्स्ट्रा चीज, ठीक है, इतना आप ले सकते हैं। तो मार्जिनल और डिमिनिशिंग यूटिलिटी जो है आपकी इस तरह से आप इनको डिफाइन करोगे। देखो ये बैठी है, इतने बड़े रसगुल्ले को खा जाएगी, 1 2 खाएगी, उसके बाद इसका मन भर जाएगा, ठीक है, फिर नहीं खाएगी आगे, क्लियर। चलिए, इसी में देखो रसगुल्ले का एग्जाम्पल मैंने जो आपको दिया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं। पहला रसगुल्ला खाने से पूरा सेटिस्फेक्शन मिला, मजा आ गया भाई, मजा है। दूसरा रसगुल्ला खाने से थोड़ा कम हो गया, तीसरा और खा ले और कम हो गया, चौथा 5वां खाते खाते मन खराब हो गया, भाई अब नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है डिमांड की। अच्छा, डिमांड की डायरेक्ट आपको डेफिनेशन भी देखने कई बार मिल जाती है, और डिमांड आपको पता भी होना चाहिए। आप खुद बताओ डिमांड क्या होती है, आपको क्या लगता है डिमांड क्या है। भाई आपने मार्केट में सुना होगा भाई इस चीज की बहुत डिमांड हो रही है, तो डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड का मतलब क्या ये है कि भाई मेरा मन कर रहा है मैं उस चीज को खरीद लूं, तो क्या डिमांड हो गई है। मेरा मन तो दिन भर क्या क्या करता रहता है, भाई मेरा मन तो कर रहा है मैं आज BMW ले आऊं, है पोर्ट से ले आऊं, है ना, रोल्स रॉयस ले आऊं। अब ऐसा थोड़ी है मेरा मन कर रहा है तो वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट में बढ़ गई कि डिमांड मेरे मन करने से, नहीं बढ़ी है भाई, मेरा मन करने से डिमांड नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी ना। अब ऐसे आप पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, मैं आईफोन ले लूं, फलाना ले लूं, इंस्पेक्टर बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये बन जाऊं, तो क्या उनकी डिमांड बढ़ गई आपके कहने से, नहीं, कहने से नहीं करने से बढ़ती है डिमांड। अब देखो डिमांड की असली डेफिनेशन क्या है,
तो डिमांड क्या कहना चाहता है, डिमांड ये कहना चाहता है सिर्फ इच्छा से डिमांड नहीं बनती है, बल्कि इच्छा के साथ साथ आपके पास कुछ और चीजें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि आप जिस चीज को देख रहे हैं उस चीज को खरीदने की इच्छा शक्ति आपके पास हो, प्लस में आपके पास उस चीज को खरीदने की क्षमता भी हो, परचेजिंग पावर आपके पास हो, तब आप बोलोगे कि उस चीज की एक तरह से डिमांड आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक बात बताओ, नॉर्मली देखो आप किसी चीज की डिमांड कब करोगे? भाई ऐसा थोड़ी है अभी फटे कपड़े में डोल रहा हूं और डिमांड कर रहा हूं मैं उसकी आईफोन की, ऐसा थोड़ी करूंगा है। तो डिमांड कब करोगे आप किसी चीज की? डिमांड जब करोगे आपके अंदर इच्छा तो हैगी, इच्छा तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इच्छा डिमांड नहीं बन सकती। डिमांड जब बनेगी जब आपकी जेब में कोई पैसा भी रख दे है। अब आपके पास पैसा भी आ गया और इच्छा आपकी है, आपके पास बैंक में 10 लाख रुपए भी हैं और भैया दिमाग में इच्छा भी है, अब बनेगी डिमांड, अब तो मैं आईफोन लेके रहूंगा भैया, बन गई ना डिमांड। तो यानी कि आपके पास उस चीज को परचेज करने की पावर होनी चाहिए, तभी आप उसको डिमांड कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो ये लोग हैं, ये लोग हैं, अभी भैया किसी मॉल में हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये इन चीजों को देख रहे हैं। अभी इनके बच्चे हैं ये, ठीक है, ये बच्चे हैं इसके बेचारे के। अब मान लो इन बच्चों की इच्छा है कि मैं इनको ले लूं, तो क्या इच्छा लेने से डिमांड हो गई पूरी? नहीं हुई। कब होगी पूरी? जब इसके पापा के जेब में पैसे होंगे तभी तो पूरी होगी, यानी कि परचेजिंग पावर होगी। क्लियर? तो इसी को क्या बोलोगे? एक तरह से आप डिमांड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिमांड कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डिमांड है इसके कुछ लॉ हैं, वो लॉ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे। ठीक है, अब देखो डिमांड के लॉ क्या है। डिमांड का लॉ है क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत क्या होती है? बढ़ती है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? घट जाएगी। बस सर जी क्या कह रहे हो? भाई कोई चीज है, आज वो चीज आ रही है कितने की? भाई जैसे मान लो ये है, मैं आपको यहीं से बताता हूं, ये ग्राफ है इसका, ये पेपर में डायरेक्ट आता है। ठीक है, देखो यहां पे है 5 लोग इसको ले रहे हैं, यहां पे 10 ले रहे हैं, यहां पे लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, यहां पे 20 है, यहां पे 25 है, यहां पे 30 है, यहां पे 40 है, यहां पे 50 है। क्लियर? यहां पे प्राइस है, मान लो यहां पे प्राइस है आपका 1, यहां पे प्राइस है 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, ध्यान से समझना, 7, 8, 9 और 10 तक लेके जाते हैं। भाई जब किसी वस्तु का प्राइस कम था, क्या था? प्राइस कम था, तो देखो यहां से जाके देखो कितनी डिमांड थी उसकी, यहां पे जाके देखो कर्व कहां पे मिल रही है, यहां पे 50 लोग उसको खरीद रहे थे, डिमांड ज्यादा थी जब प्राइस कम था। जब प्राइस ज्यादा हुआ, मान लो 4 हो गया, तो डिमांड कहां पे आ गई? कम हो गई डिमांड। जब आपने प्राइस और महंगा कर दिया, यहां पे आ गया, अब देखो डिमांड कितनी रहेगी? 25 रह गई। अब आपने वस्तुओं को बिल्कुल टॉप पे पहुंचा दिया महंगाई में, तो अब देखो डिमांड कितनी आ गई? नीचे आके देखो, अब तो 10 ही लोग रह गए। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा प्राइस आप बढ़ा रहे हैं वस्तु की डिमांड उतनी घट रही है। क्लियर हुआ? मार्केट में अब भाई एक वस्तु थी, भाई पहले मैं चाहता था मैं सैमसंग की एलईडी ले लूं अपने घर के लिए, ध्यान से सुनना, मेरा मन था कि भाई अपने घर के लिए मैं सैमसंग की एलईडी लूंगा। ठीक है, जब मैंने एलईडी को देखा था उस टाइम पे उस एलईडी की कीमत थी 19,000, कितनी थी? 19,000। और इस टाइम पे मेरे पास पैसे थे और मैं इसको लेने के लिए काबिल था, एबल था, मैं इसको ले सकता था। 19,000 रुपए की जब ये थी, लेकिन भैया मैंने दिमाग बना लिया भाई ये लूंगा मैं तो एलईडी, ठीक हो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं भैया अगले 1-2 दिन रुक के मैं चला गया मार्केट में ये वाली एलईडी लेने के लिए सैमसंग की। ठीक है, अब मैंने वहां पे जाके देखा, अब इसकी जो कीमत है वो 25,000 रुपए हो गई। कितने हो गए? 25,000। भाई इसकी कीमत बढ़ गई। अब भाई मेरी तो कैपेसिटी नहीं थी इतनी लेने की, मेरी तो 19,000 तक की थी, तो इसका मतलब क्या है? अब मैं इसको नहीं लूंगा। अब मैं किसको लूंगा? अब मैं इसके दूसरे अल्टरनेटिव पे जाऊंगा है। अब कोई एलजी वगैरह कोई दूसरा ब्रांड होगा, मैं अब उसकी तरफ जाऊंगा। यानी कि इस कंपनी की तो भैया कीमत वो घट गई ना, डिमांड घट गई ना है। अगर ये 19 में ही रखता तो मैं ले लेता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब आप किसी का प्राइस बढ़ा रहे हैं तो प्राइस बढ़ाने से उसकी डिमांड क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है भाई, लोगों की परचेजिंग पावर ही कम हो जाएगी, फिर वो उसको खरीद नहीं पाएंगे, महंगी कर दोगे तो इतनी, तो इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? घटेगी। दूसरा लिखा हुआ है जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, ये तो उल्टा है, ओरिजिनल लिखा हुआ है। देखो प्राइस कम है, 1 रुपए है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है लोग खरीद पा रहे हैं। अगर ये एलईडी जो 19 की है, अगर ये एलईडी 15 की कर दें लोग, तो भैया मैं तो खरीद लूंगा, मेरे साथ साथ मैं 4 लोगों को और बोल दूंगा भैया 15 की होगी, ऑफर चल रहा है, ले ले उसको जाके, है ना। तो क्या होगा? प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ जाएगी, भाई मार्केट में और ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर? तो ये मेरे हिसाब से बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये ग्राफ, ये आपको देखने को मिल जाता है, ये प्राइस और डिमांड के बीच में बना हुआ है, पेपर में भी डायरेक्ट आपको पूछ लेता है। ठीक है, प्राइस में लॉ ऑफ डिमांड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, यानी कि मांग के नियम के अनुसार जब प्राइस बढ़ता है
तो वस्तु की डिमांड घटेगी बढ़ेगी एक समान रहेगी या कुछ नहीं होगा? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना ये, ठीक है, यही लिखा हुआ है। संबंध क्या है? संबंध क्या निकल के आया है कि प्राइस और डिमांड में, अरे भैया, प्राइस और डिमांड में इनवर्सली जो है प्रोपोर्शनल का संबंध होता है, इनवर्स का होता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहां प्राइस है, ठीक है, और 1 में यहां हो गया डिमांड, ये होता है इनवर्स। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, डिमांड, ठीक है, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/2। ठीक है, क्लियर? चलो यहाँ पे डिमांड का जो कर्व है वो मैंने लिख रखा है, ठीक है, ये अभी आपको समझाया था बिल्कुल। ये कर्व आपको याद रखना है, पेपर में अगर आ जाए तो पहचानने के लिए ऐसे ही पहचानना है आपको, ठीक है। इसकी जो लाइन है ये ऐसी रहती है, इसको ध्यान रखना है, ये वाली बात, ठीक है, क्लियर? चलिए हाँ तो क्लियर, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखो हर चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, यहाँ पे भी अपवाद आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं देखो, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, अब देखो यहाँ पे अभी इसने बताया कि भाई जैसे ही जो आपकी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि महंगी हो जाएगी तो कम लोग खरीद पाएंगे। अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, बेशक उन पे प्राइस बढ़ जाए लेकिन भैया लोग उनको फिर भी खरीदेंगे, क्योंकि वो कैसी चीजें हैं, वो ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, चलो कल को टीवी महंगा हो गया तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो तो ऐसी चीज है भाई नहीं खरीदेंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका गेहूं महंगा हो गया, आप जो सब्जी बनाते हैं वो सब्जी महंगी हो गई, क्योंकि आप भूखा रहना स्टार्ट कर दोगे, नहीं रहोगे, है ना, आप फिर भी उन चीजों को खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? क्योंकि भैया वो आपकी जरूरत है, आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए। अगर ऐसी चीजें, जो चीजें जिंदा रहने के लिए मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, अगर उन चीजों पे प्राइस आपको बढ़ रहा है तो उसमें ये मत सोचना कि डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं गिफन गुड्स। क्या बोलते हैं? गिफन गुड्स बोलते हैं, ठीक है। नॉन लग्जरी चीजें, यानी कि लग्जरी में यूज हम नहीं कर रहे हैं, अपने कंफर्ट में यूज हम नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन सी चीजें हैं? सस्ती और आवश्यक वस्तुएं जिनका कोई विकल्प ना हो, प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड जो है बढ़ती ही चली जाएगी। कैसे बढ़ेगी भैया प्राइस बढ़ने पर डिमांड? भाई आपने देखा आलू जो है अभी 20 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, 20 रुपए केजी है, आपने ये देखा भी आलू, ठीक है। लेकिन भैया आपकी पड़ोसन आ गई, आपकी पड़ोसन ने बताया भाई अगले 1 महीने में आलू जो है वो 200 रुपया क्या हो जाएंगे, अगले महीने में 200 रुपया किलो हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल कितने रुपए किलो हो गए हैं? 100 रुपए किलो हो गए हैं। तो क्या करते हैं लोग, जाके बढ़ा जैसी 5-7 किलो या एक बोरी आलू की ले लेते हैं, लेकिन 200 हो जाए उससे पहले मैं ले लूं। तो देखो पहले प्राइस 20 रुपए था, लेकिन 20 से बढ़ के 100 हो गया, प्राइस बढ़ गया, फिर भी आपने भैया 1 बोरी की जगह 2 बोरी ले ली हैं, 1 बोरी की जगह 2 बोरी आलू की ले ली, ठीक है। तो भैया ये क्यों ले ली? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं, जो लग्जरी में नहीं है, हमारी कंफर्ट के लिए नहीं है, हमारी जरूरत है। तो जरूरत वाली चीजें जो होती हैं उनको गिफन गुड्स बोलते हैं, और इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी भैया, हैं। आपने देखा कोई चीज महंगी होती है तो बहुत सारे लोग जाके और उसको ले लेते हैं ना, कभी और महंगी ना हो जाए। आपने देखा होगा बीच में जैसे अफवाह उठती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो लोग अपने ट्रैक्टरों को ले लेके वहां पहुंच जाते हैं, ड्राम के ड्राम भरवा के ले आते हैं, तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है ना। तो ऐसा आप इसको लगा सकते हैं, क्लियर? चलिए, तो गेहूं चावल वाली जो चीजें हैं ये सारी चीजें हमारी नॉर्मल चीजें हैं, ये हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद होती हैं कुछ वेबलन गुड्स। ये कौन सी होती हैं? ये लग्जरी चीजें होती हैं, वो लग्जरी नहीं थी, वो हमारी जरूरत की थी। ये लग्जरी चीजें होती हैं, जैसे कार हो गई, महंगी महंगी घड़ियां हो गई, महंगे महंगे फोन हो गए, ये वो वाली चीजें हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, ये देखो महंगे महंगे फोन हो गए, कार हो गई, तो ये जो चीजें हैं किसके अंदर आएंगी? 1 सेकंड रुकना बस। ठीक है भाई, चलो एक कॉल आ गया था, क्लियर। तो ये जो है वेबलन गुड्स जो है, ये कैसी गुड्स हैं? ये वो गुड्स हैं, ये वो वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं को अगर हम ना भी ले, जिनको यूज हम ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस थोड़ा सा कंफर्ट कम हो जाएगा और क्या है, ठीक है। तो ये वो वाली वस्तुएं हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? महंगी और विलासिता, लग्जरी वाली वस्तुएं जो स्टेटस सिंबल हैं। बस स्टेटस सिंबल ही तो, मेरे पास आईफोन है, लग्जरी गाड़ी है, BMW पोर्शे है ना, तो स्टेटस ही तो बनाते लोग। तो प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ती ही रहती है, इनमें कम नहीं होती है। भाई एप्पल का फोन जिनको लेना है वो लेंगे ही, चाहे 1 लाख का हो जाए, चाहे 2 लाख का हो जाए, चाहे 4 लाख का हो जाए, जिनको लेना है वो लेते रहेंगे, डिमांड बढ़ती रहेगी उनकी, ठीक है। और लोगों में भी एक दूसरे को देख देख करके भाई इसके बाद एप्पल का है मैं भी लूंगा, ठीक है। तो महंगी चीजों के लिए इंडिया में आप जानते हैं बहुत सारी जो है दिमाग घूमता रहता है लोगों का, ठीक है। चलो
तो यहाँ पे जो है डिमांड में अपवाद जो है, एक्सेप्शंस जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं किस तरह से जो है डिमांड काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम देखते हैं सप्लाई। अभी सप्लाई में अभी हमने पीछे प्रोडक्शन की चीज देखी थी कि हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उनसे कितनी चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहीं पे आप एक सप्लाई वाला जो है इसको समझ लो, ये भी उससे रिलेटेड ही है। तो किसी निश्चित समय और कीमत पर उत्पादक जितनी मात्रा में वस्तु बेचने को तैयार हो। ठीक है, क्लियर भाई। एक बात बताओ, किसी चीज की सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो सप्लाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भाई बताओ, जैसे मान लो मार्केट में आपने एक नई कंपनी खोली, ध्यान से सुनना, आपने मार्केट में नई कंपनी खोली, आपकी कंपनी का नाम है जोलू या गोलू लगा लो। ठीक है, चलो आपकी कंपनी का नाम है गोलू। अब गोलू कंपनी बनाती है गोलू फोन। ठीक है, अब आपका फोन इंडिया में इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि डिमांड बढ़ गई। अब जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा भाई डिमांड बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे? प्रोडक्शन बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? आज आपके फोन को 10 चाहने वाले थे तो आपने 10 ही बनाए, कल आपके फोन को 1000 चाहने वाले हो जाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ा दोगे ना। गैली भाई फैक्ट्री की फैक्ट्री लगा दो दोबारा, है लंबे लंबे इलाके में प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो ना, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने पर क्या प्राइस बढ़ने पर सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ती है। पॉजिटिव रिलेशन को एक तरह से दिखा रहा है। ठीक है, देखो यहां पे प्राइस कम था तो सप्लाई भी कम थी, ऐसे चलता है ऐसे। यहां पे प्राइस ज्यादा हो गया तो सप्लाई देखो कहां चली गई, ये नीचे की सप्लाई वाली लाइन है, इसको हटा देते हैं यहां से। ठीक है, किसकी लाइन है? सप्लाई वाली। ठीक है, और देखो आपने और प्राइस बढ़ाया, ये रहा, तो और बढ़ गई सप्लाई, और बढ़ाया तो और बढ़ गई, और बढ़ाया तो और बढ़ गई। ठीक है, तो सप्लाई क्या हो रही है? प्राइस बढ़ाने पे यहां पे बढ़ रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या कहता है? इक्विलिब्रियम को भी समझ लो एक बार। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था, जो हमारी डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व है। देखो हमारी जो डिमांड कर्व थी वो ऐसे थी ना भाई, जब प्राइस बढ़ रहा था तो चीजों की डिमांड कम हो रही थी, वो ऐसे ही तो बताया था मैंने, ऐसे करके ऐसे। और सप्लाई जो कर्व थी अभी हमने पढ़ा है ऐसे। ठीक है, तो जहां पे ये दोनों मिलती हैं, यहां पे मिल रही है दोनों कर्व बीच में, यहां पे मिल रही है भाई। यहां पे देखो, ये मैंने आपको पढ़ाई थी डिमांड कर्व। ठीक है, ये मैंने आपको डिमांड कर्व पढ़ाई थी इस तरह से, भाई प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। ये मैंने सप्लाई कर्व बढ़ाई थी। ठीक है, प्राइस बढ़ा रहे हो तो सप्लाई भी बढ़ा रहे हो, एक तरह से ऐसा लगा लो। अब जहां पे ये वाला पॉइंट ऐसे खींच दिया मैंने और ये वाला पॉइंट मैंने ऐसे खींच दिया, अब जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं ये होता है इक्विलिब्रियम। और इसी पे आपका डिसाइड होता है मार्केट में वैल्यू क्या रखनी है चीज की। ठीक है, किसी चीज का प्राइस क्या रखना है। तो यहां पे क्या हो रहा है, वह इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो है दोनों आपस में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, इसी बिंदु पर मार्केट प्राइस तय होता है। एमआरपी जो करते हैं वो तय होता है। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, मतलब एक्यूरेट जो आप देखते हैं ना, किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस रख देते हैं वो यहीं पे इसी हिसाब से डिसाइड करके आपके रखते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कोई इतना यहाँ पे ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम वगैरह ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, आपको पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डेफिनेशन बस याद रख लो, प्राइस में 1% चेंज होने पर डिमांड में कितने % चेंज आता है। मान लो आपने प्राइस को बहुत थोड़ा सा चेंज किया, उस थोड़े से प्राइस को चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज आया है, ये बताता है। फॉर्मूला पेपर में आता है, फॉर्मूला ही आपको याद करना है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है फॉर्मूले में, क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितनी भी परसेंटेज आपकी डिमांड में हो रही है चेंज और जो प्राइस में हो रही है, इनको डिवाइड कर दो, बस आपका काम यहां पे हो जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है भाई, मेरे हिसाब से यहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, यहां पे एक चीज और है, स्टॉक और फ्लो। ये क्या होता है? अच्छा, स्टॉक का आप क्या जानते हैं? स्टॉक से बताओ, क्या आपको क्या लगता है कि स्टॉक्स क्या होते हैं? आप बोलते हैं ना भाई माल स्टॉक करके रख दिया है मैंने, हैं बोलते हैं ना, यही चीज है। अब देखो क्या लिखा हुआ है स्टॉक में, क्या लिखा हुआ है, किसी एक निश्चित समय पर जो है स्टॉक को माप लेते हैं। और फ्लो जो होता है ये समय अवधि में जो है समय अवधि के हिसाब से आपका मापा जाता है, चेंज भी होता रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, रहता है, चेंज होता रहता है। ये जो फ्लो है, फ्लो को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक नदी है, एक नदी है और नदी जो है वो बार बार बहती हुई जा रही है, बहती हुई जा रही है, बहती हुई जा रही है। तो कहीं पे उसका फ्लो ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे फ्लो कम होगा।
तो यानी कि चेंज हो रहा है हर दिन, हर स्थिति में, हर सिचुएशन के साथ क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। हर दिन क्या हो रहा है, बदल रहा है फ्लो, ठीक है। नदी का फ्लो, बहने का भाव बदल रहा है। एक होता है स्टॉक, एक आपने नदी के पानी को स्टॉक करके एक कमरे में बंद कर लिया, किसी ड्रम में या टंकी में आपने बंद करके रख लिया, तो वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वो होता है आपका स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी हो गई, भाई आज आपके पास प्रॉपर्टी इतनी ही है, आज आपके पास 1 किला है तो कल भी 1 ही होगा, या आज 1 कल 2 हो जाएंगे, परसों आधा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी होगी या बैंक बैलेंस वगैरह हो गया या लोन हो गया, ठीक है। ऐसा थोड़ी है लोन आपका आज 1 लाख है कल 2 लाख हो जाएगा, परसों 50,000 रह जाएगा, नहीं। ये जो चीजें हैं ये आपकी फिक्स रहती हैं, ये बार बार चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। अचानक से आपकी नहीं बदल सकती है, लेकिन फ्लो में जो है चीज आपकी बदलती रहती है। इनकम जो है भाई, हो सकता है आज आपकी इनकम इतनी है, 1 रुपया आप बिजनेस कर रहे हैं, कल आपकी इनकम 2 रुपये हो जाए, परसों आपकी आधे ही रह जाए, ठीक है। तो इनकम आपकी कम ज्यादा हो सकती है, क्लियर। एक्सपेंडिचर खर्चा हो गया, प्रोडक्शन हो गया, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कम ज्यादा हो सकता है ना, बनाना जो होता है किसी चीज को। तो ये जो चीजें हैं आपको मैंने बहुत आसान भाषा में समझा दी हैं। अब इन्हीं चीजों को जो मैंने आपको समझाया ना, कहीं और पे जाके आप पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। किताब से पढ़ने की कोशिश करना, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वहां पे थोड़ा और ज्यादा लेंथी वे में पता नहीं क्या क्या लिख के पता नहीं उसको ऐसे डिफिकल्ट बना देते हैं छोटी चीज को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर हो गई है। जिस बच्चे को जो चीज समझ में नहीं आई है फिर भी वो वीडियो को दोबारा देख के उन चीजों को समझ सकता है, क्लियर। चलिए तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।